जापान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद भविष्य जैसी टेक्नोलॉजी और बहुत ही हलचल भरे शहर। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो इस पूरी इमेज को ही बदल कर रख देती है। ये कहानी है ओकिनोशिमा की, एक ऐसा द्वीप जो समुद्र में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। देखिए, जापान में 14,000 से भी ज्यादा द्वीप हैं और वो सब के सब समंदर की लहरों से घिरे हैं। लेकिन ओकिनोशिमा ये एक अपवाद है। ये जापान का इकलौता ऐसा द्वीप है जहां लोग रहते हैं और जो ताजे पानी की एक शांत झील के बीचों बीच बसा है। और यही बात इसे जापान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनाती है। अब इस द्वीप के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात यह है, वो ये कि इसकी सिर्फ 4% जमीन ही रहने लायक है। बस 4%। बाकी का 96% हिस्सा तो घने जंगलों और पहाड़ों से ढका है। और इसी एक चीज ने यहाँ के लोगों के जीने के पूरे तरीके को बदल दिया है। और आगे हम देखेंगे कि कैसे इस छोटी सी जगह ने अपने आप में एक पूरी दुनिया बसा ली है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इसे गुप्त द्वीप क्यों कहा जाता है। फिर यहाँ की बिना गाड़ी वाली दुनिया की सैर करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि ये कैसे एक छोटी सी आत्मनिर्भर दुनिया है। और आखिर में इसकी समुराइयों की विरासत के गहरे राज खोलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से के साथ। हम ओकिनोशिमा की उस अनोखी भौगोलिक स्थिति को समझेंगे जो इसे बाकी जापान से इतना अलग और इतना रहस्यमयी बनाती है। तो सवाल यह है कि एक आम जापानी द्वीप और ओकिनोशिमा में आखिर फर्क क्या है? जरा सोचिए। जहां ज्यादातर द्वीप समंदर की खारी हवा में सांस लेते हैं, ये एक शांत झील के मीठे पानी पर तैरता है। जहां बाकी जगहों तक पहुंचने के लिए पुल या घंटों की फेरी लगती है, यहां सिर्फ 10 मिनट की एक छोटी सी नाव की सवारी और आप एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये आधुनिक जापान जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं पीछे ठहर गया हो। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पर, जो यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे चौंकाने वाली बात है। एक ऐसी दुनिया जहाँ गाड़ियों का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ की असलियत बहुत सीधी और दमदार है। एक भी कार नहीं, कोई मोटर बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइकिलें। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी जगह जहां गाड़ियों का शोर नहीं है, सिर्फ हवा की आवाज और लोगों की धीमी धीमी बातें सुनाई देती हैं। तो यहाँ गाड़ियां हैं क्यों नहीं? देखिए, इसके कई सीधे साधे कारण हैं। यहाँ की गलियां इतनी पतली हैं कि उनमें गाड़ी चल ही नहीं सकती। यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं और उनके लिए सामान वगैरह ले जाने के लिए 3 पहियों वाली साइकिलें परफेक्ट हैं। और क्योंकि पूरा समुदाय इतना छोटा और आपस में जुड़ा हुआ है, तो कोई अपनी साइकिल पर ताला तक नहीं लगाता। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि लोगों के बीच आपसी विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन हाँ, एक अपवाद भी है, और वो हैं ये खास गोल्फ कार्ट्स। दिलचस्प बात यह है कि पूरे जापान में सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए नंबर प्लेट जरूरी है, लेकिन इन गोल्फ कार्ट्स के लिए नहीं। यहाँ के लोगों ने सरकार से कहा कि उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के इन्हें चलाने दिया जाए, और ये जापान में एकमात्र ऐसी जगह है जहां ऐसा होता है। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से नियमों को भी बदल दिया है। तो अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि करीब 250 लोगों का ये छोटा सा समुदाय कैसे अपने आप में एक पूरी और आत्मनिर्भर दुनिया की तरह काम करता है, जो बाहरी दुनिया पर ना के बराबर निर्भर है। ये चार्ट द्वीप की असलियत को साफ साफ दिखाता है। सोचिए, 96% हिस्सा तो बस पहाड़ और जंगल है। सब कुछ, घर, खेत, स्कूल, दुकानें, एक पूरी की पूरी दुनिया उस नन्ही सी 4% जमीन में ही सिमटी हुई है। और इस छोटी सी जगह में है क्या क्या? अरे भाई, सब कुछ है। एक डाकघर, एटीएम, एक स्कूल, छोटा सा क्लिनिक, कम्युनिटी सेंटर, किराने की दुकान, और हाँ, जापान की पहचान, कई वेंडिंग मशीनें भी। मतलब ये द्वीप अपने छोटे आकार के बावजूद पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। यहाँ के स्कूल की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। साल 2004 में इसमें सिर्फ 4 छात्र थे और ये बंद होने ही वाला था। लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। इसे एक स्पेशल स्कूल बना दिया गया, जहाँ संगीत और तैराकी जैसी चीजें भी सिखाई जाती हैं। और आज यहाँ 19 छात्र हैं, जिनमें से 90% बच्चे रोज मुख्य भूमि से फेरी लेकर पढ़ने आते हैं। और यहाँ का इमरजेंसी सिस्टम भी उतना ही अनोखा है। देखिए, ज्यादातर घर लकड़ी के हैं और फायर ट्रक तो पतली गलियों में आ नहीं सकता। तो अगर आग लग जाए तो क्या होगा? इसके लिए उनके पास खास नावें हैं जो सीधे झील से पानी खींचती हैं और आग बुझा देती हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोगों ने अपने माहौल के हिसाब से अपनी समस्याओं का हल निकाला है।
और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। इस द्वीप की वो हैरान कर देने वाली ऐतिहासिक जड़ें जो आज भी इसे जिंदा रखे हुए हैं। ये बात यहाँ के माहौल को एकदम सही बयां करती है। यहाँ पहुंचकर वाकई ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइम मशीन से आपको पुराने दौर में भेज दिया हो। ये वो भविष्य वाला जापान नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि ये तो इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। इस द्वीप का इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सदियों पहले जब मुख्य भूमि पर लड़ाइयां चल रही थीं, तो कुछ समुराई कबीले अपनी जान बचाने के लिए यहां आकर छिप गए। धीरे धीरे वे यहीं बस गए और योद्धा से मछुआरे बन गए। एक वक्त था जब यहां 800 लोग रहते थे और आज जो 250 लोग यहां हैं, वे उन्हीं महान समुराइयों के सीधे वंशज हैं। और ये बात इस कहानी को और भी शक्तिशाली बना देती है। आज भी पूरे द्वीप पर सिर्फ 7 या 8 मूल समुराई उपनाम ही मिलते हैं। यह एक जिंदा इतिहास है जो आज के लोगों को सीधे उनके योद्धा पूर्वजों की विरासत से जुड़ता है। यहाँ हर इंसान एक चलती फिरती कहानी है। तो आखिर में ये सवाल उठता है, एक ऐसी दुनिया में जो हर पल बदल रही है, ओकिनोशिमा जैसा समुदाय जो इतिहास और बाहरी दुनिया से अलगाव की नींव पर बना है, वो अपने भविष्य को कैसे देखेगा? क्या वो अपनी इस अनोखी पहचान को बचा पाएगा या आधुनिकता की लहरें उसे भी बदल देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस अनोखे द्वीप की कहानी को और भी खास बना देता है।